दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर लगातार तीसरे दिन की सुनवाई समाप्त होने के बाद ऐसा क्यों माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लिए खुशखबरी आने वाली है। आखिर सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में केंद्र की मोदी शाह सरकार की मंशा और रणनीति किस तरह उजागर हो गई। सरकार की ओर से पेश किए गए वकील याचिकाकर्ताओं के तर्कों और दलीलों के सामने क्यों कमजोर पड़ गए, और सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों को किस तरह से लिया, एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्र की मोदी सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है। चाहे वो अमेरिका द्वारा सीज फायर को लेकर बनाया जा रहा दबाव हो, या फिर पाकिस्तान को किसी हमले से पहले सूचना देने का विवादास्पद मुद्दा हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस पूरे मामले पर चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस सुनवाई के बाद जो परिस्थितियां सामने आ रही है, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए तर्क और दलीलें सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाई। सबसे पहले आपको यह अपडेट देना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी सुनवाई पूरी करने के बाद अपना अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में कई अहम मुद्दे शामिल हैं, जैसे वक्फ घोषित संपत्तियों को डी नोटिफाई करना, वक्फ बाय यूजर उपयोग के आधार पर वक्फ और वक्फ बाय डीड दस्तावेज के आधार पर वक्फ से संबंधित प्रावधान। लेकिन इस सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने ऐसी दलीलें और तर्क पेश किए जो न केवल कमजोर थे, बल्कि कई जगहों पर गलत बयानी और भ्रामक तथ्यों पर आधारित थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फैसले से तय होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, हमने पहले भी अपने एक और वीडियो में आपको बताया था कि सरकार पक्ष ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मामले की तर्ज पर वक्फ मामला भी सुप्रीम कोर्ट को भटकाने और भ्रमित करने की कोशिश की। सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और इसे एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के रूप में पेश करने की कोशिश की। ये वही रणनीति थी जो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर मामले में मंदिर पक्ष की ओर से अपनाई गई थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार किया था। लेकिन इस बार यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इन तर्कों के दबाव में नहीं आया। दूसरी बात, सरकार की ओर से झूठ, गलत बयानी और भ्रामक तर्कों की बौछार की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना तो इससे प्रभावित हुआ और ना ही भटका। यही कारण है कि कानूनी जानकारी से मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत के संकेत के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इतने दमदार और तथ्यपूर्ण तर्क पेश किए कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल संतुष्ट नजर आया, बल्कि इन तर्कों को गंभीरता से लेता हुआ दिखा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में मोदी शाह सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ सकती है। दोस्तों, अब 20 मई से शुरू हुई इस सुनवाई के आखिरी दिन की कुछ प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत जैसे ही किसी वक्फ संपत्ति की जांच शुरू होती है, उसका वक्फ का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में कई कब्रिस्तान 200 साल से भी पुराने हैं। क्या सरकार अब ये कहेगी कि ये उसकी जमीनें हैं और इन्हें वापस ले लिया जाएगा? उन्होंने जोर देकर कहा कि कई जगहों पर, खासकर गांवों और शहरों में, कब्रिस्तानों के लिए जमीनें सरकार ने ही दी थी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य धर्मों के लिए दी जाती है। लेकिन इनमें से कई जमीनें वक्फ में रजिस्टर नहीं है। क्या 200 साल बाद सरकार ये कह सकती है कि ये सरकारी जमीनें हैं और इन्हें वापस लिया जाएगा? कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि क्या लखनऊ का ऐतिहासिक इमाम बाड़ा भी सरकार छीन लेगी, सिर्फ इसलिए कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है? इस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने नए कानून के प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इस कानून में वक्फ संपत्तियों और वक्फ बाय यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इतने पुराने दस्तावेज कहां से आएंगे?
अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो संपत्ति विवादित घोषित हो जाएगी और फिर कलेक्टर जो सरकार के अधीन काम करता है उसे विवादित बनाकर वक्फ से छीन लेगा। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने कहा कि कई कब्रिस्तान और वक्फ संपत्तियों की जमीनें मुगल काल, ब्रिटिश काल या स्वतंत्रता के शुरुआती दौर में सरकारों द्वारा दी गई थी। अब इन्हें रजिस्ट्रेशन ना होने का हवाला देकर छीनना अन्याय है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा, अगर कोई व्यक्ति वक्फ संपत्तियों पर दावा करता है तो जांच शुरू होते ही वक्फ का कब्जा खत्म हो जाता है। फिर कलेक्टर जो सरकार का प्रतिनिधि है उस संपत्ति को किसी और को दे सकता है। यह कैसे संभव है कि लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा अन्याय हो? कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी राज्य की थी, ना कि समुदाय की। अगर सरकार ने उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब समुदाय को इसकी सजा क्यों दी जाए? इसके जवाब में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई तर्क दिए जो सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पड़ गए। उन्होंने दावा किया कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2013 के संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों में 1600% की वृद्धि हुई है। तीसरा, उनका कहना था कि संसद द्वारा पारित कानून को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये तर्क पूरी तरह से खोखले और भ्रामक साबित हुए। एक तरफ सरकार कहती है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा हो सकता है और उन्हें मुक्त कराना चाहिए, और दूसरी तरफ दावा करती है वक्फ संपत्तियों में 1600% की वृद्धि हुई। यह स्पष्ट रूप से झूठ और भटकाने की कोशिश थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को गंभीरता से नहीं लिया, ऐसा कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल भी उठाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या पहले वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था या यह सिर्फ एक निर्देश था? क्या वक्फ संपत्ति के एएसआई यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दायरे में आने से धर्म का पालन का अधिकार छिन जाता है? अगर खजुराहो में एएसआई संरक्षित मंदिर में पूजा हो सकती है तो वक्फ संपत्तियों में प्रार्थना क्यों नहीं हो सकती? कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों का बहुमत कैसे हो सकता है और संसद में यह कहां लिखा है कि बोर्ड में गैर मुस्लिम होंगे? दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में कहा कि 2025 का वक्फ संशोधन अधिनियम वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले एक बार वक्फ हमेशा वक्फ का सिद्धांत था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन ना होने पर वक्फ की मान्यता खत्म हो जाएगी। अगर किसी संपत्ति के एक हिस्से पर भी विवाद हो तो पूरी संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना अनिवार्य था, लेकिन अब गैर मुस्लिम भी हो सकता है, जो वक्फ संपत्तियों को कब्जे की मंशा को दर्शाता है। इस सुनवाई में कुल 5 मुख्य याचिकाएं शामिल थी, जिसमें एआईएमआईएम सांसद ओवैसी की याचिका भी शामिल है। सुनवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की बेंच ने की। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने अपनी तर्कपूर्ण और दमदार बहस से कोर्ट को प्रभावित किया। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्ष के पक्ष में जा सकता है। कपिल सिब्बल के तर्कों ने सरकार के कुतर्कों और गलत बयानबाजियों की धज्जियां उड़ा दी। यह कहा जा रहा है कि इस मामले में मोदी शाह सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।